हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। तो बच्चों, आप सभी को याद होगा, हमने अपने पिछले सेशन में मेंडल के द्वारा जो कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट्स थे ऑन द पी प्लांट, उनको स्टडी किया था, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किए थे द प्रिंसिपल दैट ही प्रपोज्ड आफ्टर कंडक्टिंग दोस एक्सपेरिमेंट्स। याद है आप सभी को? हमने बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। कौन कौन से थे वो? प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ इट इज टाइम दैट वी डेमोन्स्ट्रेट ऑल दोस थिंग्स, यानी कि जो भी मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया था और जो 3 प्रिंसिपल्स हमने स्टडी किए थे, उनको अब हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस। तो नाउ वी विल बी टेकिंग अप द टॉपिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो, यहां पर हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट को वापस से रिविजिट करेंगे, बट दिस टाइम विद अनदर अप्रोच। तो देखो, आपको याद है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को बिगिन करने के लिए जो पेरेंट सेलेक्ट किए थे वो हमेशा ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज या फिर प्योर लाइन वैरायटीज थी। मतलब याद रखिएगा, हमेशा जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज या प्योर लाइन वैरायटीज होती हैं वो एक ही ट्रेट को हर जनरेशन में एक्सप्रेस करती हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जो वैरायटीज हैं वो होमोजाइगस कंडीशंस में प्रेजेंट हो। होमोजाइगस कंडीशन याद है आप सभी को, जहां पर दोनों जो यूनिट फैक्टर्स हैं वो सेम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने लिया हुआ है, देखो हम जो कैरेक्टर स्टडी करने वाले हैं इन द एक्सपेरिमेंट, उसको हमने कंसीडर किया है एज अ स्टेम हाइट। ठीक है, और स्टेम हाइट के 2 जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, उनमें से एक था टॉल ट्रेट और दूसरा था डॉर्फ ट्रेट। तो यहां पर जो टॉल ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, और इसीलिए उसको जो एक्सप्रेस करने वाला यूनिट फैक्टर है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये होमोजाइगस कंडीशन में, तभी तो वो प्योर लाइन है या फिर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। तो यहां पर कैपिटल टी वाज एक्टिंग एज वन पेरेंट। ठीक है, और जो दूसरा पेरेंट था वो यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में था। इसका मतलब वो डॉर्फ कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा था। ठीक है, यहां पर पेरेंटल जनरेशन जो है, हमने उनको यहां पर इस तरीके से सेपरेटली लिख लिया है। यहां पर वी विल राइट इट कि भाई ये हमारी पैरेंटल जेनरेशन है। पैरेंटल जनरेशन को हमने ऐसे सेपरेटली लिख लिया। ठीक है, और यहां पर देखो, जो पहली कंडीशन है पैरेंटल जनरेशन की, वो हमें क्या बता रही है? वो हमें प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स को अच्छे से समझा रही है। बिकॉज मेंडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, वो हमेशा आपको पेयर्ड कंडीशन में नजर आते हैं। इसलिए देखिए, यहां पर 2 यूनिट फैक्टर्स एक साथ नजर आ रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी 2 यूनिट फैक्टर्स एक साथ नजर आ रहे हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल था मेंडल का, वो यहां पर हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, नाउ जब आगे हम इसके क्रॉस करवाएंगे तो उसके लिए डेफिनेटली गैमीट फॉर्मेशन करवाना होगा। और याद है आप सभी को, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मेंडल का कौन सा प्रिंसिपल एक्ट करता है? द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। और वो क्या कहता था बच्चों, याद करो? वो कहता था कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो यूनिट फैक्टर्स पेयर्ड कंडीशन में होते थे वो सेपरेट कर जाते हैं। ओके, और वो एक एक गैमीट में चले जाते हैं। तो देखो क्या होने वाला है, आपको यहां पर सेपरेशन ऑफ दीज पेयर्ड फैक्टर्स देखने को मिल रहा है। तो देखो क्या होने वाला है, यहां से ये वाला जो यूनिट फैक्टर है ये वन ऑफ द गैमीट में चला जाएगा, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे गैमीट में चला जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर गैमीट्स के कंडीशन में जो यूनिट फैक्टर्स हैं वो सिंगली अकर कर रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और इस तरीके से जितने भी गैमीट्स बनेंगे, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो 50% जो गैमीट्स होंगे, दे विल बी बेयरिंग द कैपिटल टी, दैट मींस द डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। और यहां पर जो 50% होंगे, दे विल आल्सो बी बेयरिंग द 50% ऑफ योर यूनिट फैक्टर विच आर डोमिनेंट। सिमिलरली यहां पर भी देखिए, इनके सेपरेशन की वजह से जो भी गैमीट्स बनेंगे, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन द इक्वल प्रोपोर्शन। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने पिछले सेशन में। तो देखो, ये हमारी जो कंडीशन रिप्रेजेंट की जा रही है, दीज आर ऑफ दी गैमीट्स। इतनी बात भी क्लियर हो गई ना? अब भाई हमने देखा था कि ये जो कंडीशन है, सेपरेशन हो गया आपके पेयर्ड कंडीशन ऑफ द यूनिट फैक्टर्स का। अब इनका जो रेस्टोरेशन होता था वापस से, यानी कि पेयर्ड कंडीशन का जो रेस्टोरेशन है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम होता था, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के टाइम पर। तो देखो यहां पर कितने कॉम्बिनेशंस में गैमीट्स जो है वो फ्यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमने इस पर्टिकुलर जो पेरेंट है उसको मेल कंसीडर किया है। सो दिस इज अवर मेल पेरेंट और ये है
द फीमेल पेरेंट। ठीक है, तो लेट सपोज ये जितने भी पोलन बने होंगे विद दिस जीनोटाइप या फिर आप कह सकते हो विद दिस यूनिट फैक्टर, वो हो सकता है जाके उनमें से एक पोलन ग्रेन जाके फर्टिलाइज करे विद दिस एग, है ना, हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा, ऐसे में जो जाइगोट फॉर्म होगा वो कैसे जीनोटाइप को पोजेस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को, है ना। और ये हमारी F1 जनरेशन का ही मेंबर है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी F1 जनरेशन। तो यहां पर हम सारी F1 जनरेशन लिखेंगे, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखो आपको याद होगा अगर एक भी यूनिट फैक्टर डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी यूनिट फैक्टर अगर डोमिनेंट है वो होमोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रिमेंबर दिस थिंग कंडीशन, ओके। तो ये इस केस में अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब डोमिनेंट यूनिट फैक्टर जिस ट्रेट को एक्सप्रेस करता था वो यहां पर डेफिनेटली एक्सप्रेस होगा, वाइल जो यहां पर मास्क्ड या हिडन रह जाएगा वो आपका रिसेसिव यूनिट फैक्टर है, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो फिनोटाइप डेवलप होगा इन दिस केस वुड बी द वन विच इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, दैट इज द ट्रेट फॉर टॉलनेस। तो यहां पर टॉल प्लांट्स बनेंगे फ्रॉम दिस जाइगोट, क्लियर है, ओके। नाउ हो सकता था कि ये वाला जो गैमीट था, मेल गैमीट, वो इस वाले फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज ना करके इस वाले से करता, हो सकता था ना। तो देखो यहां पर भी आपको जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता दैट वुड हैव बीन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर है। और अगेन क्योंकि यहां पर डोमिनेंट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट था तो इसका मतलब यहां पर फिनोटाइप वुड हैव बीन द टॉल प्लांट, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता था, हो सकता है ये वाला मेल गैमीट पार्टिसिपेट ही नहीं करता फर्टिलाइजेशन में, हो सकता है ये वाला करता मेल गैमीट। तो ये मेल गैमीट अगर इस फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करता तो क्या होता, देखो यहां पर आपको ये वाला कॉम्बिनेशन अगेन देखने को मिलता, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मतलब यहां पर जो फिनोटाइप होता दैट वुड हैव बीन अगेन टॉल। एंड लास्टली हो सकता था कि ये वाला जो मेल गैमीट है वो इस वाले फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करता, तो क्या होता, अगेन यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहां पर जो ट्रेट एक्सप्रेस होता दैट वुड हैव बीन टॉल। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, जो एंटायर F1 जनरेशन है उसके जीनोटाइप की अगर हम बात करें, यानी कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जीन्स का एक साथ या फिर यूनिट फैक्टर्स का, वो हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी है सभी केसेस में। इसका मतलब इसे हम क्या बुलाते हैं, याद करो, इसको हम बुलाते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्यों भाई इसको हेट्रोजाइगस क्यों बुलाते हैं, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट से बनने वाला जो जाइगोट है वो यहां पर दो डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स को बेयर कर रहा है, इसलिए इट इज हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो ये हेटेरोजाइगस तो है बट उनमें से एक के पास हमेशा क्या क्या प्रेजेंट है, डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, मतलब हमेशा डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करता है, इसलिए इसको हम बुलाएंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। वाइल अगर फिनोटाइप की बात करें तो सारे के सारे टॉल है, तो यहां पर 100% आपको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन देखने को मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 100% फिनोटाइप जो होगा वो टॉल होगा। देयर वुड हैव बीन नो डॉर्फ प्लांट्स इन दिस केस। तो हमने यही तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा था ना, मेंडल ने जब क्रॉसिंग करी थी तो उनको जो F1 जनरेशन मिली थी वो सिर्फ एक ही टाइप के पैरेंटल कॉम्बिनेशन को या पैरेंटल ट्रेट को एक्सप्रेस कर रही थी, दैट इज द ट्रेट फॉर टॉलनेस। याद है आप सभी को, तो ये वाला जो ट्रेट था दिस वाज एक्सप्रेसिंग टॉलनेस और ये वाला डॉर्फनेस, राइट। तो बट आपने देखा F1 जनरेशन में इसलिए मेंडल को सारे के सारे क्या मिले थे, टॉल प्लांट्स, ठीक है। बट याद है सभी को मेंडल ने आगे क्या किया था, उनमें से मेंडल ने इन सारे प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए छोड़ दिया था, याद है आप सभी को, सेल्फिंग करने के लिए। तो अगर हम इन सभी प्लांट्स को जो आपके F1 जनरेशन में आए हैं उनको सेल्फिंग करने के लिए छोड़ दें तो क्या होगा, देखो तो देखो पहली चीज तो F1 जनरेशन के ही जो यहां पर प्रोजेनी है वो एक्ट करेगी एज द पेरेंट फॉर द F2 जनरेशन, है ना। तो नाउ योर F1 प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन जो है इट विल एक्ट एज F1 पेरेंट्स। तो देखो क्या कंडीशन होने वाली है, नाउ कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी अगर हम सेल्फिंग करवा देते हैं। तो सेल्फिंग में देखो हमने एक F1 पेरेंट लिया जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है। तो देखो सभी कंडीशन में उसके पास जितने भी सेल्स होंगे उसमें डिप्लॉयड कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। देखो हम यहां पर इस कंडीशन को हमेशा क्या लेने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज द F1 पेरेंट। अब सेल्फ पॉलिनेशन में आप सभी को पता है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो आपको गैमीट्स बनते हुए नजर आएंगे, बिकॉज सारे के सारे जो सेल्स हैं
ऑफ द डिप्लॉयड कंडीशन उनके पास कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के दोनों यूनिट फैक्टर्स प्रेजेंट है। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ऑब्वियसली इनका सेग्रीगेशन होगा कि नहीं होगा, है ना। जितने भी आपको कंडीशन देखने को मिल रही है, इवन जो ओवरी होगी, ओवरी के पास भी डिप्लॉयड कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ओव्यूल के पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, है ना। और यहां पर भी जो आपके एंथर के पास कंडीशन होगी, एंथर के अंदर भी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो पोलेंस बनेंगे या फिर आपके जो मेल एंड फीमेल गैमीट बनेंगे उनके टाइम पे क्या होगा, अगर हम इसको एज अ मेल पेरेंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर देखो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, ये सेग्रीगेट कर जाएंगे। तो आधे जो पॉलन बनेंगे ऑफ दैट सेम प्लांट, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला है, सेम प्लांट पे लगने वाले सेम फ्लावर के अंदर अगर जो स्टेमन है उनके पास ये कंडीशन प्रेजेंट थी जो कि F1 प्रोजेनी की है, तो इसका मतलब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे आधे जो गैमीट बनेंगे उनके पास कैपिटल टी सेग्रीगेट कर जाएगा और आधों के पास स्मॉल टी। सिमिलरली जो फीमेल पोर्शन है, दैट मींस उसी फ्लावर का जो फीमेल कार्पल है उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन थी, तो उससे बनने वाला जो एग होंगे, एग उनके टाइम पर मियोसिस होगी। आपको पता है ना, नॉर्मल कंडीशन में अभी हम जानते हैं कि मियोसिस होती है, बट मेंडल को नहीं पता था, उसको बस इतना पता था कि हर जनरेशन में जो गैमीट्स है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो यहां पर जो फीमेल फ्लावर है या फिर उसी फ्लावर का जो फीमेल पोर्शन है उसमें आपको इस जीनोटाइप से सेग्रीगेशन ऑफ द यूनिट फैक्टर्स देखने को मिलता है और कैपिटल टी स्मॉल टी नाम के ये जो दो अलग अलग गैमीट्स हैं वो बनते कि नहीं बनते, और ये कितने बनते, इन इक्वल प्रोपोर्शन। याद है आप सभी को, यानी कि 50% जो आपके गैमीट्स होते, जब पोलन ग्रेन होते हैं उनके पास कैपिटल टी यूनिट फैक्टर होता और 50% जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं उनके पास स्मॉल टी यूनिट फैक्टर होता। सिमिलरली 50% जो एग बनते वो कैपिटल टी यूनिट फैक्टर को बेयर करते और 50% जो एग बनते वो स्मॉल टी को बेयर करते। तो ये आपके गैमीट्स बन जाते हैं। अब गैमीट्स यहां पर फॉर्म हो गए ना बच्चों, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब आप जानते हो रैंडम यहां पर फ्यूजन होने वाला है या फिर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो देखो क्या होने वाला है, हो सकता है ये वाला जो मेल गैमीट है वो जाके इस फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करे। तो क्या होगा, देखो यहां पर आपको कैपिटल टी की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देखो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, F2 जनरेशन, क्योंकि अब ये F1 पेरेंट की सेल्फिंग की वजह से डेवलप हुई है, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपको जो कंडीशन देखने को मिल रही है दैट इज कैपिटल टी। ये कंडीशन कैसी होती है बच्चों, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और जो फिनोटाइप ही एक्सप्रेस करेगा, देखो दोनों के दोनों जो यूनिट फैक्टर्स हैं दे आर डोमिनेंट, इसका मतलब डोमिनेंट ट्रेट ही तो एक्सप्रेस करेगा, दैट इज द ट्रेट फॉर टॉलनेस, ठीक है। दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ओके, अब ये भी तो हो सकता था ना कि ये वाला जो मेल गैमीट था वो इस वाले फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करता, दिस कुड हैव बीन पॉसिबल, राइट। तो ऐसे में क्या होता, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता। अब ये वाली कंडीशन कैसी है, दिस इज हेटेरोजाइगस। देखो ये कितनी है, हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक तो डोमिनेंट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट है ना, अगर एक भी डोमिनेंट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करके टॉल ट्रेट एक्सप्रेस कर देगा, फाइन। तो इसका मतलब जो प्रोजेनी होगी वो अगेन यहां पर, या जाइगोट जो बनेगा वो यहां पर टॉलनेस को एग्जिबिट करेगा, फाइन। ओके, देन हो सकता है कि ये वाला जो गैमीट था यानी कि मेल गैमीट वो जाके हो सकता था इस फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करता, तो क्या होता, यहां पर देखो ये वाला इससे जाके करता तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता या नहीं बनता। और अगेन यहां पर ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस की, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बिकॉज इट हैज वन ऑफ द डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, और यहां पर अगर एक भी डोमिनेंट यूनिट फैक्टर है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता और यहां पर टॉल प्लांट बनता फ्रॉम दिस जाइगोट। एंड लास्टली हो सकता था, देखो यहां पर ये वाला जो आपका मेल गैमीट है वो जाके इस वाले फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करता कुछ इस तरीके से। तो यहां पर जो आपको जीनोटाइप देखने को मिलता, दिस वुड हैव बीन होमोजाइगस रिसेसिव। सो ये हो जाता होमोजाइगस रिसेसिव, और यहां पर जो ट्रेट एक्सप्रेस करता, देखो दोनों के दोनों जो पेयर्ड यूनिट फैक्टर्स हैं उनमें एक भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, दोनों रिसेसिव हैं, तो इसका मतलब यहां पर रिसेसिव ट्रेट ही एक्सप्रेस करता, एंड दैट वुड हैव बीन व्हाट, इट वुड हैव बीन योर डॉर्फ फिनोटाइप। तो देखा आपने, यहां पर अगर हम F2 जनरेशन के जीनोटाइप और फिनोटाइप को
एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको जीनोटाइप में अगर कंसीडर करोगे तो एक तो आपको होमोजाइगस डोमिनेंट देखने को मिल रहा है, 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट देखने को मिल रहे हैं और 1 होमोजाइगस रिसेसिव देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इन रेशियोज को देखेंगे तो कितने में बन रहे हैं? अगर 4 प्रोजेनी बन रही है या फिर 4 यहां पर जाइगोट्स बन रहे हैं तो उनमें से 1 जो है वो होमोजाइगस, 2 जो है हेट्रोजाइगस और अगेन 1 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द रेशियो वुड बी 1:2:1। एंड यहां पर अगर फिनोटाइप को देखोगे तो 3 तो यहां पर जो प्रोजेनी डेवलप हो रही हैं वो यहां पर टॉल ट्रेट एक्सिबिट करेंगी, तो 3 यहां पर टॉल है और 1 ओनली इज गोइंग टू बी एक्सप्रेसिंग द डॉर्फ ट्रेट। तो यही तो मेंडल ने अपने F2 जनरेशन में पाया था ना, वो सरप्राइज टू सी ना। उसने क्या देखा था? उसने देखा था कि जो F2 जनरेशन है उसमें दोनों ट्रेट्स का एक्सप्रेशन हो रहा था, जो पैरेंटल ट्रेट थे हमारे सबसे पहले वाले, ओके। और जो रेशियो था पैरेंटल ट्रेट में से वो कैसे बन रहा था? देखो यहां पर 3 पार्ट्स जो थे या फिर 3 जो प्रोजेनी थी वो एग्जिबिट कर रही थी वही ट्रेट को जो F1 प्रोजेनी में अपने आप को एक्सप्रेस किया था, while 1 was the one जो कि एक्सप्रेस नहीं हुआ था in the F1 प्रोजेनी, ओके। सो दिस हाउ ही गॉट टू नो कि इस तरीके से जो क्रॉसेस हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। तो अगर हम क्रॉसेस के जो रेशियोज हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करें या फिर उनको लिख लें ताकि बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो देखो फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि फिनोटाइप्स का जो रेशियो आया था वो कैसे आया था? आपको याद है ना फिनोटाइप्स कितने टाइप के बने थे F2 जनरेशन में? वी आर टॉकिंग अबाउट F2 जनरेशन, ओके। तो हम यहाँ पर F2 मोनोहाइब्रिड रेशियोज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे थे और उसमें F2 जनरेशन के क्या आपको रेशियो देखने को मिले। तो फिनोटाइप तो 2 देखने को मिल रहे थे, टॉल भी एक्सप्रेस कर रहा था F2 जनरेशन में और डॉर्फ भी। किस रेशियो में? 3:1। तो यहाँ पर 3:1 कंडीशन में आपको फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर हम बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की, तो जीनोटाइपिक रेशियो में आपको कंडीशंस 3 टाइप की देखने को मिली थी। आपको होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन देखने को मिली थी। होमोजाइगस डोमिनेंट में कितने बन रहे थे? 1/4। तो इसका मतलब ये 1 कंडीशन शो करेगा, ठीक है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में कितने थे? याद करो, 4 जो जीनोटाइप थे उनमें से 2 जो थे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन एग्जिबिट कर रहे थे। एंड लास्टली एक जो था वो क्या शो कर रहा था? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ये कंडीशन आपको याद रखनी है बच्चों। तो 1/4 was homozygous dominant, 2/4 were the heterozygous dominant and 1/4 was the homozygous recessive condition। इतनी बात क्लियर है। और आपने एक चीज और नोट की होगी, ओरिजिनली जब हम पैरेंटल जनरेशन से स्टार्ट किए थे, पैरेंटल जनरेशन तो हमारे प्योर लाइन्स थी और ये जो हमको देखने को मिले ये तो कहीं नहीं थे ना, तो दे वर दी हाइब्रिड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाली और ये वाली जो कंडीशन थी ये आपके पैरेंटल ट्रेट से या फिर पैरेंटल जीनोटाइप से, ये भी पैरेंटल जीनोटाइप था और ये भी पैरेंटल था। अगर हम ओरिजिनल पेरेंट्स की बात करें जहां से हमने क्रॉस बिगिन की थी, ओके। बट ये कहीं पर भी हमने पेरेंट्स में इस्तेमाल नहीं किया था। याद कीजिए हमने पेरेंट्स हमेशा प्योर लाइन इस्तेमाल की थी होमोजाइगस कंडीशन की। बट ये वाला जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है ना, ये आपको रिकॉम्बिनेशन की वजह से आकर करता हुआ नजर आएगा। सो दीज आर द रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप्स। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सो आई होप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डेमोन्स्ट्रेशन और उनके रेशियोज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्यूनेट स्क्वायर। अब देखो नाम प्यूनेट स्क्वायर हमें कुछ आइडिया दे रहा है कि यहाँ पर कुछ स्क्वायर शेप का कुछ तो देखने को मिलने वाला है, isn't it or not? और प्यूनेट वर्ड आता है फ्रॉम द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने इसको सबसे पहली बार प्रपोज किया था, एंड ही वाज अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट जिनका नाम था रेजिनॉल्ड सी प्यूनेट या फिर RC प्यूनेट भी आप इनको बुला सकते हो। तो प्यूनेट स्क्वायर बेसिकली है क्या? तो बच्चों ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम एक जेनेटिक क्रॉस में जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स के बनने की प्रोबेबिलिटी है ना उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स जो कि ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं इन दी जेनेटिक क्रॉस। तो देखो यहां पर क्या होता है, एक इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बनाया जाता है जिसमें फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ गैमीट्स यहां पर उनको प्लेस करने के लिए, देखो गैमीट्स को यहां पर लेफ्ट मार्जिन पे प्लेस किया जाता है एंड दी
टॉप मार्जिन। तो देखो यहाँ पर आपको मेल गैमीट्स प्लेस नजर आएंगे और इस तरफ आपको फीमेल गैमीट्स, और इसीलिए उनकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर ग्रिड्स बना दी जाती हैं। ओके, और जो भी रैंडम फ्यूजन के चांसेस हैं इन गैमीट्स के, उनके प्रोडक्ट को इस ग्रिड के अंदर ऐसे प्लेस किया जाता है इन ईच ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कैपिटल ए फीमेल गैमीट था और यहाँ पर मेल गैमीट जो था वो कैपिटल ए था, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में कैपिटल ए बन जाएगा। इस तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए के फ्यूजन से कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। सो आइए इस पर्टिकुलर सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, और हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था ना ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हम उसको वापस से रिपीट करेंगे, बट दिस टाइम विद अनदर अप्रोच, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ प्यूनेट स्क्वायर, ताकि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको एग्जामिनेशन में किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस यूजिंग द प्यूनेट स्क्वायर। तो चलिए इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेट अस ट्राई टू सी। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपको याद है उन्होंने सबसे पहले होमोजाइगस कंडीशन यानी कि प्योर लाइन वैरायटीज कंसीडर की थी, जहां पर उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट को क्रॉस करवाया था। तो ये क्या थी, द ओरिजिनल पैरेंटल जनरेशन। तो ये है द पैरेंटल जनरेशन, जहां पर दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, तो ये आपका टॉल ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, और यहां पर ये डॉर्फ ट्रेट। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले आपको पता है गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स में क्या होगा, देखो इन जो यूनिट फैक्टर्स हैं, आप इनको एलील्स भी कह सकते हो, इनका सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 50-50% जो है वो कैपिटल टी वाले गैमीट्स बनते हुए नजर आएंगे, मेल गैमीट्स, और यहाँ पर 50-50% वाले आपको स्मॉल टी वाले गैमीट्स या फीमेल गैमीट्स बनते हुए नजर आएंगे, बिकॉज हम एक को जो है वो एज अ मेल पैरेट कंसिडर कर रहे हैं और एक को एज अ फीमेल। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब आपको पॉसिबल जो कंडीशंस हैं या फिर आपको प्रोबेबल जो जीनोटाइप्स हैं ऑफ द F1 प्रोजेनी वो कैलकुलेट करना है ना, उसके लिए हम एक चेकर्ड बोर्ड बनाएंगे जो कि प्यूनेट स्क्वायर होगा। तो देखो क्या होने वाला है, हम इस तरीके से एक चेकर्ड बोर्ड बनाएंगे। अब हमारे पास इन टोटल देखो 2 मेल गैमीट्स हैं और 2 फीमेल गैमीट्स हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 2-2 कॉलम्स और रोज में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको 4 बॉक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम प्लेस करने वाले हैं द मेल गैमीट्स, तो यहाँ हम क्या प्लेस करेंगे, द मेल गैमीट्स। तो ये हमारे हैं द मेल गैमीट्स ओवर हियर, और इस पर्टिकुलर रो में कहां पर, ओवर हियर, हम क्या प्लेस करेंगे, द फीमेल गैमीट्स। तो यहां पर फीमेल गैमीट्स का इस तरीके से प्लेसमेंट किया जाएगा। तो देखो यहां पर फीमेल गैमीट्स प्लेस्ड है, इतनी बात क्लियर है। नाउ वील ट्राई टू फिगर आउट कि यहां पर कितनी प्रोबेबल जीनोटाइप्स बन सकती हैं। ठीक है, ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स। तो देखो अगर यहां पर देखो इन 2 गैमीट्स का फ्यूजन हुआ तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से तुम भी अपने आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली अगर इन 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों का होता तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। Isn't it or not? तो यानी कि सबके जो जीनोटाइप्स हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, और सबके फिनोटाइप्स क्या होंगे, देखो सबके पास एक एक यूनिट फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है, या फिर एक एक एलील डोमिनेंट एलील है। तो इसका मतलब सभी के सभी टॉल ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। तो जितने भी यहां पर जाइगोट्स बने वो आगे जाके टॉल प्लांट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जितने भी जीनोटाइप्स हैं, अगर जीनोटाइप की बात करें तो यहां पर ऑल हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, और यहां पर अगर फिनोटाइप की बात करें तो यहां पर ऑल आर गोइंग टू बी टॉल। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, नाउ यहां पर क्या होने वाली है, नेक्स्ट स्टेप जो होता था, ये तो हमें क्या मिली, ये हमको मिली है F1 जनरेशन इनसाइड द बॉक्स। तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दी F1 जनरेशन। तो इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज माय F1 जनरेशन। ठीक है, लेट मी कीप दिस इन द बॉक्स। ओके, F1 जनरेशन के किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट को, या फिर हम सारी प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए छोड़ देते हैं, बट वील कंसीडर ओनली 1 प्लांट। ठीक है, तो यहां पर जो वन ऑफ दी F1 प्रोजेनी का मेंबर है उसको हम एज अ पेरेंट कंसीडर करेंगे। तो यहां पर देखिए F1 यहां पर पेरेंट्स आपके सामने आ गए हैं। सो F1 पेरेंट्स की कंडीशन, तो दीज आर आवर F1 पेरेंट्स। तो लेट मी कंसीडर कि भाई ये आपके स्टेमन वाला पोर्शन है, हम यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे ना, सेल्फिंग करवाएंगे, तो एक ही फ्लावर के 2 पार्ट्स को कंसीडर करना होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर पार्ट। तो ये वाला जो कंडीशन है ये आपकी मेल
पार्ट की है, दैट इज द स्टेमन, ठीक है, एंथर के अंदर। तो एंथर के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप प्रेजेंट है, और यहां पर लेट्स से जो आपका ओव्यूल है उसके अंदर फीमेल पार्ट जो है उसके पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, isn't it? बिकॉज वो एक ही इसी प्लांट के अगर मेंबर हैं तो उसके पास सारे जो उनके डिप्लॉयड कंडीशन है उन सभी में आपको कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये मियोसिस अंडरगो करेंगे स्ट्रक्चर्स के जो मेजर सेल्स हैं, दे विल फॉर्म द गैमीट्स, और गैमीट्स जब बनेंगे तो आपको पता है 50-50% गैमीट्स बनेंगे। तो यहां पर जो स्टेमन से बनने वाले जो मेल गैमीट्स हैं, ओके, स्टेमन के अंदर उनके पास आधों के पास कैपिटल टी जो यूनिट फैक्टर है वो प्रेजेंट होगा, और आधों के पास स्मॉल टी। सिमिलरली यहां पर भी कैपिटल टी प्रेजेंट होगा इन दी एग, और यहां पर स्मॉल टी। तो ये जितने भी गैमीट्स बनेंगे दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन ऑल इक्वल प्रोपोर्शंस, राइट, ओके। तो ये आपके क्या होगा, दीज आर गोइंग टू बी गैमीट्स। नाउ अब क्या होगा, अब तो आपको पता है आपको यहां पर इनकी रैंडम जो फ्यूजन है उसको करवा के फाइंड आउट करना है द डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो जीनोटाइप के हो सकते हैं। तो अगेन आप यहां पर एक चेकर्ड बोर्ड बनाएंगे इस तरीके से, और सिंस यहां पर 2 मेल गैमीट है इसलिए उसको प्लेस करने के लिए 2 कॉलम्स बनने चाहिए, और यहां पर 2 फीमेल गैमीट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर 2 ऐसी रोज बनने चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। नाउ यू विल बी प्लेसिंग द मेल गैमीट्स ओवर हियर, तो मेल गैमीट्स आपके कहां आएंगे, ओवर हियर, एंड फीमेल गैमीट्स कहां आएंगी, ओवर हियर, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यू नो वेरी वेल, जल्दी से आप भी करो, मैं भी करता हूं। कॉम्बिनेशन बनाओ, कैपिटल टी बिकम्स कैपिटल टी ओवर हियर, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली यहां पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर भी देखो स्मॉल टी। तो देखो कॉम्बिनेशंस में अगर हम इनके फिनोटाइप्स को देखेंगे तो जीनोटाइप्स हो गए ऑफ दी हेट्रोजाइगोट्स, है ना, या फिर जाइगोट्स की। तो देखो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर दिस इज गोइंग टू बी एक्सप्रेसिंग, यहां पर दोनों डोमिनेंट ट्रेट हैं या फिर दोनों डोमिनेंट यूनिट फैक्टर्स या एलील्स हैं, इसका मतलब जो ट्रेट एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा, दैट इज द टॉल ट्रेट। सिमिलरली यहां पर भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है बट यहां पर डोमिनेंट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट है इसलिए टॉल ट्रेट एक्सप्रेस करेगा। ओवर हियर आल्सो ये भी टॉल होगा, और यहां पर दोनों के दोनों रिसेसिव यूनिट फैक्टर्स हैं, इसका मतलब जो रिसेसिव ट्रेट था दैट इज द डॉर्फ ट्रेट वो एक्सप्रेस करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो अगर हम बात करें फिनोटाइप्स की तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, F2 जनरेशन की। रिमेंबर दिस थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स हैं, कौन कौन से फिनोटाइप्स यहां पर, कौन कौन से एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, टॉल प्लांट्स एज वेल एज डॉर्फ प्लांट्स। तो यानी कि टॉल एंड डॉर्फ दोनों मिल रहे हैं ना, और किस रेशियो में, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। So 3 out of 4 are tall and 1 out of 4 is dwarf. बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप देखो बच्चों, यहां पर आपको होमोजाइगस कंडीशन 2 अलग अलग कंडीशन में देखने को मिल रही है और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी मिल रही है। तो आपको यहां पर देखो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन भी देखने को मिल रही है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन भी देखने को मिल रही है, और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन भी देखने को मिल रही है। यही 3 पॉसिबल आपके जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं ना एट द लेवल ऑफ दीज यूनिट फैक्टर्स। तो देखो किन किन रेशियो में मिल रहे हैं, एक आपको होमोजाइगस डोमिनेंट देखने को मिल रहा है, सो 1 out of the 4 इज होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, सो 2 आपके क्या हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और एक क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये जो रेशियो आपको मिलेगा दिस इज द F2 जीनोटाइपिक रेशियो, और ये जो आपको मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी द F2 phenotypic ratio. Remember these ratios are very very important from the examination point of view. अब हमारे पास अब हमको चलना चाहिए towards this particular ratio, that is genotypic ratio. इससे रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करने जा रहा हूं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी F2 जीनोटाइपिक रेशियो। तो F2 जीनोटाइपिक रेशियो आप सभी को याद होगा ना, दैट वाज 1:2:1। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे, देखो यहां पर आपके सामने ये वो रिजल्ट है जो कि F2 जनरेशन से आया था, याद है आप सभी को। तो F2 जनरेशन में देखो टोटल 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स थे, 4 में से 1 जो थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के थे, तो 1 out of 4 होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन यानी कि टॉल ट्रेट का एक्सप्रेशन करेगा। और देखो यहां पर 2 जो आपके पॉसिबल जीनोटाइप से आउट ऑफ द 4 वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था,
Isn't it or not? And lastly, आप देखो 1 out of all the 4 probable या फिर possible genotypes में से वो यहाँ पर homozygous recessive condition को represent कर रहा था, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ना. Okay, now one important thing that I would tell you, ये जो आपको genotypic ratio देखने को मिल रहा है ना, इसको ना हम मैथमेटिकली कंडेंस कर सकते हैं टू फॉर्म अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. तो देखो इसको हम बेसिकली मैथमेटिकली कंडेंस करेंगे और कंडेंस करने के बाद फॉर्म करेंगे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन को. ठीक है, तो बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा इसको कंडेंस करने के बाद दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग लाइक दिस, दैट इज ax प्लस by का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पर ये जो टर्म्स हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं उसको पहले देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके. तो देखो यहां पर जो x एंड y है दैट इज ओवर हियर, ये जो x और y है, x यहां पर रिप्रेजेंट करता है फर्स्टली द डोमिनेंट एलील, और डोमिनेंट एलील हमारे केस में क्या है, कैपिटल T, राइट. और जो y है वो रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव एलील, जो कि हमारे केस में है स्मॉल t. इतनी बात क्लियर है. एंड यहां पर a और b क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो a और b बताते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ गैमीट्स. तो a बता रहा है हमें कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ गैमीट्स के पास डोमिनेंट एलील t प्रेजेंट है. तो बेसिकली a बता रहा है प्रोपोर्शन ऑफ गैमीट्स विथ डोमिनेंट एलील और जो आपका B है वो बता रहा है, वो भी क्या बता रहा है, प्रोपोर्शन ओनली ऑफ गैमीट विथ रिसेसिव एलील. आई नो अभी आपको सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा, वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस एज सून एज पॉसिबल. तो देखो यहां पर हम इन सारी वैल्यूज को ना इधर पर प्लेस करने की कोशिश करते हैं. तो देखो सबसे पहले हम क्या प्लेस करने वाले हैं, देखो x क्या है, x था हमारा डोमिनेंट एलील और हमारे केस में इस एग्जांपल के तौर पे वील पुट इट एज t. तो यहां पर ये कैपिटल T आएगा, द डोमिनेंट एलील. इतनी बात क्लियर है. अब आपको बताना है कि कितने, a भी तो बताना होगा ना. a बता रहा है कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ गैमीट्स के पास डोमिनेंट एलील था. तो आपको पता है जब भी गैमीट्स बन रहे थे फ्रॉम दी F1 पेरेंट, F1 पेरेंट से ही तो F2 प्रोजेनी आई थी ना. याद करो F1 पेरेंट का क्या कंडीशन था, F1 पेरेंट के पास कैपिटल T स्मॉल t की जीनोटाइप प्रेजेंट था. तो जब ये सेग्रीगेट करते थे तो 50% के पास क्या जाता था, कैपिटल T यानी कि डोमिनेंट एलील, और 50% के पास जाता था रिसेसिव एलील. तो इसका मतलब दोनों टाइप के जो यहां पर एलील्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं, यानी कि हाफ हाफ प्रोपोर्शन में. तो हम यहां पर a की जगह क्या लिखेंगे, हाफ ना, बिकॉज इट इज 1/2. तो आधे जो एलील्स गैमीट्स हैं वो कैपिटल T को पोजेस कर रहे हैं, राइट. और यहां पर जो y है वो क्या था आपका रिसेसिव एलील, दैट इज स्मॉल t. ठीक है, और कितने प्रोपोर्शन में गैमीट स्मॉल t पोजेस करेंगे, एज आई टोल्ड यू यहां पर दोनों गैमीट जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं, इसलिए ये भी हाफ प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा. अब देखो इनको हम सेग्रीगेट करने के लिए इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं. ठीक है, तो यहां पर इस इक्वेशन में अगर इसको हम प्लेस कर रहे हैं लाइक दिस, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे. क्लियर है इतनी बात. ओके, अब वैसे तो आपको इजीली, अगर आपकी मैथ अच्छी है थोड़ी बहुत, तो आपको ये पता होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बता रहा है, जिसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. बट अगर आपको वो नहीं आता है तो वील ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं मतलब हम इसी का मल्टीप्लाई इसी से कर रहे हैं. देखो क्या होने वाला है, इस एक्सप्रेशन को हम 1/2 t प्लस 1/2 स्मॉल t ओके को मल्टीप्लाई करने वाले हैं विथ 1/2t प्लस 1/2 स्मॉल t. यही है ना.
किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर मतलब क्या होगा, उसी एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई उसी से करवाना है हमको। तो देखो यहां पर आपके पास दोनों एक्सप्रेशन में दो दो टर्म्स हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इस वाले टर्म को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम इस वाले टर्म को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक करके करें। तो चलो यहां पर देखते हैं क्या होने वाला है। जब हम 1/2 कैपिटल टी को मल्टीप्लाई करेंगे विद 1/2 कैपिटल टी, तो क्या होगा, इट बिकम्स 1/4 कम ऑन कैपिटल टी, है ना। ओके, देन 1/2t इंटू 1/2 स्मॉल टी, क्या होगा यहां पर 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है इतनी बात। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब हमारे पास पहला जो आपका एक्सप्रेशन था उसका सेकंड टर्म है, ये वाले टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, देखो 1/2 इंटू 1/2 बिकम्स 1/4, यहां पर स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी बिकम्स कैपिटल टी स्मॉल टी, इतनी बात क्लियर। ओके, देन उसके बाद यहां क्या होने वाला है, देखो अगेन 1/2 स्मॉल टी इंटू 1/2 स्मॉल टी, इट बिकम्स अगेन 1/4 स्मॉल टी। इतनी बात आपको समझ आ गई कि नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, दिस इज वेरी इजी राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर देखना है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन कौन से होते हैं जिनके पास सेम वेरिएबल्स हो ना, तो देखो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यही वो दो टर्म्स हैं जो यहां पर क्या हैं, दीज आर लाइक टर्म्स। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं राइट। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1/4 कैपिटल टी, ये हो जाएगा 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या हो जाएगा 1/4 स्मॉल टी। सो देखो अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देख रहे हो और अपने ओरिजिनल रेशियो को देख रहे हो, कुछ सिमिलैरिटी नजर आई, कुछ नजर आ रहा है। देखो ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन, तो देखा आपने किस तरीके से आप मैथमेटिकली या फिर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो टू डिराइव योर जीनोटिपिक रेशियो, दैट इज द F2 मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज, इनफैक्ट जो मेंडल ने अपने टाइम में इस्तेमाल की थी टू कम टू दीज रेशियोज, तो इसीलिए जो अप्रोच था मेंडल का टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज एक्चुअली मैथमेटिकल, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेंडल वाज एक्चुअली राइट एट हिज ऑल टाइम। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होती है बच्चों, टेस्ट क्रॉस बेसिकली एक ऐसी क्रॉस है जहां पर हम एक अननोन इंडिविजुअल जो कि डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है। देखो डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में हो सकता है ना, चाहे कैपिटल टी हो तब भी टॉल ट्रेट एक्सप्रेस होगा, और चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो तब भी एक टॉल ट्रेट ही एक्सप्रेस होता है। तो एक अननोन जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट को अगर हमें डिटरमिन करना है, उसको फाइंड करना है, उसको हम एक टेस्ट क्रॉस की मदद से कर सकते हैं। और वो कैसे की जाती है टेस्ट क्रॉस, उसमें हम अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को क्रॉस करवाते हैं विद अ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो ऐसा क्रॉस जिसमें एक इंडिविजुअल जिसका अननोन जीनोटाइप है और वो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको अगर क्रॉस करवाया जाता है एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो ऐसी क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस बुलाते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, देखो इट इज अ क्रॉस इन विच एन इंडिविजुअल विथ unknown genotype is crossed with a homozygous recessive parent। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है मैंने आपको बताया है, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट जैसे कि आपको यहां देखो इस एग्जांपल में आपको ये टॉलनेस का ट्रेट देखने को मिल रहा है। टॉल प्लांट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, बट ये टॉल प्लांट तो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो सकता था, हेटेरोजाइगस में भी हो सकता था, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये होमोजाइगस कंडीशन में टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में, उसको ही डिटरमिन करने के लिए हम एक टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं एक टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल, आइए देखते हैं। तो देखो हमारे सामने यहाँ दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। अब हम जो जीनोटाइप लेने वाले हैं ऑब्वियसली वो टॉल ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, जैसा कि यहाँ पर है दैट इज द टॉल ट्रेट, बट उसका जीनोटाइप आपको अननोन है। अननोन है मतलब अब हमको पता नहीं है कि उसके पास एक तो डोमिनेंट एलील होगा दैट इज कैपिटल टी, तभी तो वो एक्सप्रेस कर रहा होगा ना। अब वो दूसरा जो एलील है क्या वो भी डोमिनेंट है या फिर वो रिसेसिव है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। तो हम ना इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यहां पर हम लेने वाले हैं ऐसी कंडीशन जहां पर देखो एक एलील तो कैपिटल टी होगा। अब दूसरा वाला जो एलील है ना उसको हमने येलो से लिख रखा है बिकॉज हमको ना अभी भी इस बात का पता नहीं है कि ये कौन सा
एक्सप्रेशन ये करने वाला है, या फिर ये कौन सा एलील है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, इसलिए इसको हमने येलो से ले रखा है। ये पॉसिबिलिटी है। तो वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अप द पॉसिबिलिटी नंबर 1। देखो, हो सकता है जो अननोन जीनोटाइप है उसकी सेकंड एलील जो है वो डोमिनेंट हो। तो अगर हम इस जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को क्रॉस करवाते हैं विद दी डॉर्फ पेरेंट, जो कि होमोजाइगस कंडीशन में, याद रखिएगा टेस्ट क्रॉस में हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉसिंग करवाई जाती है। सो यहां पर ये आपका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है जिसका कि जीनोटाइप आपको पता है, क्योंकि अगर वो रिसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस है मतलब वो स्मॉल टी ही तो होगा ना। ओके, सो क्या करने वाले हैं, देखो अब इनकी हम क्रॉसिंग करवाएंगे। सो क्रॉसिंग करवाने में आपको क्या क्या कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। देखो, सबसे पहले हो सकता है ये वाला जो कैपिटल टी है वो इस गैमीट से फ्यूज करे, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा बताओ जल्दी से। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। सिमिलरली ये वाला टी जो है वो हो सकता है इस वाले से फ्यूज करे, तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। सिमिलरली हो सकता है कि ये वाला अगर जो दूसरा एलील था ऑफ द अननोन जीनोटाइप अगर वो भी डोमिनेंट होता, तो जब वो फर्टिलाइज करता तो क्या होता, देखो यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनता। और नेक्स्ट अगर हम देखते तो यहां पर भी देखो जब वो इस वाले गैमीट से फर्टिलाइज करता तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी बनता। मतलब ऐसे केस में अगर जो आपका सेकंड एलील है ऑफ द अननोन जीनोटाइप अगर वो भी एक डोमिनेंट एलील होता, तो जो प्रोजेनी डेवलप होती है टेस्ट क्रॉस के करवाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स को ही एक्सप्रेस करती, सिर्फ टॉल प्लांट्स को। सो ऑल द प्लांट्स वुड हैव बीन टॉल, तो यानी कि ऑल प्लांट्स आर टॉल इन दिस केस। 100% टॉलनेस वाले प्लांट्स ही मिलते, देयर वुड हैव बीन नो डॉर्फ प्लांट। ठीक है, बट मान के चलते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी, हो भी सकता था कि अननोन जीनोटाइप में सेकेंड जो एलील था वो एक रिसेसिव एलील था, रिसेसिव एलील। ठीक है, और अब हम उसकी क्रॉसिंग करवाते, तो देखो यहां पर जो अननोन जीनोटाइप है उसको हमने अज्यूम कर लिया कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और हमारा जो नोन जीनोटाइप है वो तो डॉर्फ पेरेंट का ही है, रिसेसिव पेरेंट का। ओके, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखिए यहां पर अगर कॉम्बिनेशन होता तो क्या होता, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर अगर ये वाला कॉम्बिनेशन होता, देखो कि यहां पर कैपिटल टी जो वाला ये वाला गैमीट है वो जाके इस वाले गैमीट से फर्टिलाइज करता, तो ये बन जाता कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली अगर ये जो सेकंड एलील था ऑफ द अननोन जीनोटाइप अगर वो रिसेसिव होता, तो देखो उसके फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट्स क्या होते, स्मॉल टी, और यहां पर स्मॉल टी अगेन, बिकॉज अगेन इसका भी रैंडम फ्यूजन हो सकता था ना। तो आपने क्या देखा, यहां पर इन दो प्रोजेनी में आपको कैपिटल टी देखने को मिल रहा है, डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिल रहा है, और यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स यहां पर टॉल ट्रेट और डॉर्फ ट्रेट दोनों एक्सप्रेस करते, यानी कि देखो टॉल प्लांट्स और डॉर्फ प्लांट्स दोनों बनते किस केस में, जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते। और अगर टेस्ट क्रॉस करवाने पे अगर अननोन जीनोटाइप के पास एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता, ओके, तो फिर क्या होता, यहां पर दोनों टाइप की प्रोजेनी बनती, तो हर 4 प्लांट्स में से 2 प्लांट्स टॉलनेस का ट्रेट शो करते और 2 प्लांट हमेशा डॉर्फनेस का ट्रेट शो करते। तो मतलब टॉल एंड डॉर्फ इक्वल प्रोपोर्शन में तो बन रहे हैं, इधर पर भी 2 इधर पर भी 2। तो अगर हम इस रेशियो को लेके 2:2 को, तो इसको हम सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं एज 1:1। तो अगर एक अननोन जीनोटाइप जो कि डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है उसको टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है, और जो रिजल्ट है उसमें अगर आपको सिर्फ टॉल प्लांट्स देखने को मिलेंगे, मतलब वो एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था। ठीक है, और अगर आपको टेस्ट क्रॉस करवाने के बाद दोनों टाइप के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, टॉल और डॉर्फ, इन द रेशियो 1:1, इसका मतलब वो जो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करने वाला जीनोटाइप था इट वाज हेटेरोजाइगस। सो आई होप नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ द अननोन डोमिनेंट ट्रेट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। यानी कि यहां पर हम कुछ ऐसे फिनोमिना को डील करने वाले हैं जो कि मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करती हैं, दे डेविएट फ्रॉम दोज लॉज। और उनमें से जो पहली फिनोमिना है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो याद है बच्चों, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था उसके साथ 2 एक्सेप्शंस एसोसिएटेड थे, और वो एक्सेप्शंस हम अभी ही डील करने वाले हैं, जिनमें से पहली फिनोमिना इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कहता था कि आउट ऑफ द 2 पैरेंटल ट्रेट्स, 2 पैरेंटल ट्रेट में से केवल एक ही ऐसी पैरेंटल ट्रेट है जो कि अपने आप को F1 प्रोजेनी में एक्सप्रेस कर पाती है, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करवाती है। तो वो जो
प्रोजेनी होती है या फिर जो वो ट्रेट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है आउट ऑफ द 2 पैरेंटल ट्रेट्स, उसको हम डोमिनेंट ट्रेट बुलाते हैं और वो कंप्लीटली डोमिनेट करता है ओवर दी रिसेसिव ट्रेट। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको जो डोमिनेंट ट्रेट है ना वो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस करता हुआ नहीं नजर आएगा इन दी F1 प्रोजेनी। देखो हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमने इनहेरिटेंस ऑफ दी प्लांट हाइट जो कैरेक्टर है ना उसको देखा है। सो आपने देखा था एक टॉल प्लांट को हम क्रॉस करवाते थे विद द डॉर्फ प्लांट और F1 प्रोजेनी में सिर्फ एक ही पैरेंटल ट्रेट यानी कि टॉल प्लांट ही अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। इसका मतलब टॉल जो कैरेक्टर था या ट्रेट जो था वो डोमिनेंट ट्रेट था, राइट। बट इमेजिन करो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स को यानी कि टॉल और जो डॉर्फ पेरेंटल प्लांट्स हैं उनको क्रॉस करवाने पे F1 प्रोजेनी में इंटरमीडिएट हाइट वाले प्लांट्स डेवलप हो जाए। ना तो वो टॉल डेवलप हो पूरी तरह से, ना ही वो डॉर्फ डेवलप हो, बट उनकी हाइट टॉल और डॉर्फ के बीच की हो, इंटरमीडिएट हो। तो ऐसे प्लांट्स जो होंगे वो फिनोमिना शो कर रहे होंगे ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ऐसा अगर ये हो रहा है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स हो रहा है, जो कि मेंडल ने अपने टाइम पर नहीं कहा था। मेंडल ने कहा था कि जो भी फैक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दे आर बीइंग पास्ड स्टेबली विदाउट बीइंग चेंज्ड, और वो भी ब्लेंडिंग के बिना। बट यहां पर ब्लेंडिंग हो रही है, तो एक ऐसी फिनोमिना जहां पर ब्लेंडिंग की फिनोमिना की वजह से मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो उससे ये फिनोमिना डेविएट कर जाती है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, देखो इट इज अ फिनोमिना जिसमें आपका डोमिनेंट ट्रेट इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली। ये बात आपको याद रखना है, और जब वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो रिजल्ट होगा द फॉर्मेशन ऑफ और एक्सप्रेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट ट्रेट। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब इसको समझने के लिए बड़े ही 2 क्लासिक एग्जांपल्स हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन भी है, जिसमें से सबसे बड़ा सुंदर सा ये जो फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली अ स्नैपड्रैगन फ्लावर, जिसे हम साइंटिफिक नेम एंटीराइनम से बुलाते हैं। सो इसका नाम है एंटीराइनम मेजस। ठीक है, और कॉमन नेम भी लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड स्नैप ड्रैगन। ठीक है, एंड यहां पर एक और ऐसा फ्लावर है जो कि इस फिनोमिना को एग्जिबिट करता है, एंड द फ्लावर इज द वन जिसमें कि एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो पहली बार डिस्कवर की गई थी। और इस फिनोमिना इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट कार्ल कॉरेंस ने। यस, यू गेस्ड इट राइट, ये वही कार्ल कॉरेंस हैं ऑफ जर्मनी जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था अलॉन्ग विथ ह्यूगो डे वेरीज एंड शर्मैक। तो ये वन ऑफ दोस 3 डिस्कवरर्स हैं या फिर रीडिस्कवरर्स हैं ऑफ द मेंडल्स वर्क। तो कार्ल कॉरेंस ने जिस प्लांट में या जिस प्लांट के फ्लावर्स में इस फिनोमिना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोमिना को डिस्कवर किया था, दैट वाज कॉल्ड द 4 o'clock फ्लावर, और इसको हम साइंटिफिक नेम मिराबिलिस जलापा के नाम से बुलाते हैं। तो मिराबिलिस जलापा इज नथिंग बट the 4 o'clock flower। ठीक है, तो ये 2 वो फ्लावर्स हैं जिनमें आपको ये फिनोमिना देखने को मिलती है। अब कैसे ये फिनोमिना आकर करती है, लेट अस ट्राई टू सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस। ओके, सो वील सी कि यहां पर एक्चुअली होता क्या है। तो देखो यहां पर हम दोनों फ्लावर्स में से किसी एक फ्लावर को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एंटीराइनम जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एंटीराइनम के केस में क्या हुआ, अगर हम एक होमोजाइगस रेड प्लांट को या रेड फ्लावर को क्रॉस करवाते हैं एक ऐसे प्लांट से जिसके पास होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर्स प्रेजेंट है। ऑब्वियसली हम जब भी क्रॉसिंग करवाते हैं तो पेरेंटल जनरेशन में हमेशा प्योर लाइंस का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो देखो हमने यहाँ पर रेड फ्लावर लिया और व्हाइट फ्लावर। अब अगर बात की जाए रेड और व्हाइट फ्लावर में, तो यू मस्ट नो वेरी वेल जो रेड फ्लावर है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। सो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो R एलील है इट इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल r विच इज द व्हाइट फ्लावर। तो रेड कलर जो है हमारे एक्सपेक्टेड उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, रेड शुड बी डोमिनेंट ओवर द व्हाइट, यही होना चाहिए। ओके, अब हमने होमोजाइगस कंडीशन ली है पेरेंट की, तो ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है। सो दिस इज अवर पेरेंटल जनरेशन, इसको भी लिख लेते हैं। पेरेंटल जनरेशन में हमने रेड फ्लावर
जिनका कि जीनोटाइप कैपिटल आर से लिखा गया है, और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करवाया, और व्हाइट फ्लावर जिसको कि हम स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए जब क्रॉसिंग होती है तो क्या बनती है, F1 प्रोजेनी, ठीक है, तो F1 जनरेशन यहां बनी, तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए था, इसके गैमीट्स क्या बनते, आर, और यहां पर इसके गैमीट्स बनते स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब फ्यूजन से जितने भी रिजल्ट आते हैं आप खुद भी क्रॉस बना के देख सकते हो, सभी के सभी कैपिटल आर स्मॉल आर वाला कॉम्बिनेशन शो करते हैं, दैट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। और यहां पर इफ मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा होता तो कौन सा ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता, लेट मी नो जल्दी से, कौन सा वो ट्रेट होता, कम ऑन। ओवर हियर आपको पता है रेड कलर डोमिनेंट एलील के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब आपका यहां पर रेड कलर एक्सप्रेस होना चाहिए था ना, बट द सरप्राइजिंग एलिमेंट इज द फैक्ट कि यहां F1 प्रोजेनी में रेड कलर नहीं आया। इनफैक्ट रेड और व्हाइट का बीच का इंटरमीडिएट पिंक कलर के फ्लावर्स डेवलप हुए इन दी F1 प्रोजेनी प्लांट्स। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो डोमिनेंट ट्रेट था रेड कलर, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली इन दी F1 जनरेशन, और इसी को हम बुलाते हैं दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की फिनोमिना, ठीक है। तो ये तो F1 प्रोजेनी का रिजल्ट था, ठीक है। ऑल द फ्लावर्स इन दी F1 प्रोजेनी वर पिंक, नन ऑफ देम वाज द रेड और नन ऑफ देम वाज व्हाइट, है ना तो ये जो फ्लावर F1 प्रोजेनी के आपको रेड फ्लावर से मिलता हुआ नजर आ रहा था, ना ही व्हाइट से, तो इसका मतलब यहाँ पर F1 प्रोजेनी जो है वो पेरेंटल किसी भी ट्रेट से मैच नहीं कर रही है, ओके, अनलाइक दी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कहता था कि F1 प्रोजेनी दोनों पेरेंटल ट्रेट्स में से किसी एक की तरह रिजेंबल करती है पूरी तरह से, ओके। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर क्रॉस को आगे कंटिन्यू करवाएं, दैट मींस अगर हम ये F1 प्रोजेनी वाले पिंक फ्लावर्स को सेल्फ पॉलिनेट करने थे, तो सेल्फिंग में क्या होगा आपको पता है, यहां पर जो मेल गैमीट होंगे वो कहां से डेवलप होंगे, इसी फ्लावर से होंगे ना। तो देखो गैमीट्स में इनका सेपरेशन होगा, तो आपको यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर में ये सेपरेट होते हुए नजर आएंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। सिमिलरली हम यहां पर भी पिंक फ्लावर्स में से ये आर को सेपरेट करवा देंगे एज कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जब आप F2 प्रोजेनी डेवलप करते हो, F2 प्रोजेनी, ठीक है, F2 प्रोजेनी में देखो कैपिटल आर अगर कैपिटल आर के साथ कंबाइन करता तो रिजल्टेंट कैपिटल आर बनता, और कैपिटल आर अगर होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होता था, द रेड फ्लावर, याद है ना, इस वाली कंडीशन को देखो, तो इसका मतलब यहां पर रेड फ्लावर डेवलप होगा। अब अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कंबाइन करता तो जो रिजल्टेंट था वो बनता कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये पिंक कलर फ्लावर को एक्सप्रेस कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से, तो इसका मतलब यहां पर पिंक फ्लावर्स डेवलप होंगे। सिमिलरली यहां पर भी देखो स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर बनाएगा पिंक फ्लावर्स के साथ, और स्मॉल आर अगर स्मॉल आर के साथ यहां पर बाइंड करेगा तो क्या होगा, व्हाइट फ्लावर्स का प्रोडक्शन होगा बिकॉज ऑफ दी होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, यहां पर आपको डेविएशन देखने को मिलने वाला है बच्चों, डेविएशन फ्रॉम दी रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज यहां पर डेविएट करेंगे, देखो यहां पर एक्चुअली डेविएशन देखने को मिलेगा इन द फिनोटाइपिक रेशियो। देखो याद है आप सभी को, फिनोटाइपिक रेशियो अगर हम वहां पर बात करते हैं, अगर नॉर्मल मेंडलिज्म फॉलो हो रहा होता, तो F1 जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो कितना होता, यहां पर अगर हम देखते तो वो 3:1 आना चाहिए था, ये कंडीशन होनी चाहिए थी ना। बट यहां पर देखो जो फिनोटाइप्स हैं वो तो यहां पर 3 टाइप के बन रहे हैं, कौन कौन से, रेड पिंक एंड व्हाइट, और वो रेशियो किसमें है, देखो 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट, इसका मतलब ये यहां पर 1:2:1 में कन्वर्ट हो गया। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है दैट हैज चेंज्ड, और क्या होगा जीनोटाइपिक रेशियो का, जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन 1 ही है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन 2 ही है, और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन भी यहां पर 1 ही है। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम रहता है फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में द फिनोटाइपिक रेशियो चेंजेस एंड इट बिकम्स 1:2:1।
सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इंटायर फिनोमिना ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये हमने एंटी राइनम मेजर्स के लिए किया, ऐसे ही क्रॉस आप यहाँ पर 4 o'clock फ्लावर यानी कि मिराबिलिस जलापा के लिए भी कर सकते हो। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा और एग्जांपल अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टार्च सिंथेसिस इन द पी। तो बच्चों जो पी के अंदर, मटर के अंदर जो स्टार्च सिंथेसिस की फिनोमिना है वो कंट्रोल होती है बाय अ सिंगल जीन। तो एक सिंगल जीन जिसके पास 2 कंट्रास्टिंग एलील्स हैं, जिनको आप लिख सकते हैं कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी डोमिनेंट होगा ऑब्वियसली और स्मॉल बी यहाँ पर रिसेसिव होगा। तो बच्चों ये जो स्टार्च सिंथेसिस वाला जो ये जीन है ना, सिंगल जीन जिसके ये 2 एलील्स हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है टू शो कि एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट ला सकता है। तो देखो किन किन चीजों पे ये अपना इफेक्ट डाल सकता है, दैट इज सीड शेप एंड एज वेल एज द स्टार्च ग्रेन साइज। तो देखो 3 ही कॉम्बिनेशन आपको F2 जनरेशन में देखने को मिल सकते थे। F2 जनरेशन में या फिर आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती थी डोमिनेंट की, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन देखने को मिलती थी। ऐसे ही होता था ना। तो देखो अगर ये कैपिटल बी टुगेदर होते, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होती, तो जो सीड का शेप होता वो यहां पर राउंड होता। कैसा होता? राउंड। और जो स्टार्च ग्रेन्स होते इस पी के अंदर जो स्टार्च ग्रेन्स होते दे वुड हैव बीन लार्जर इन देयर साइज। तो वो यहां पर लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ये लार्जर होते, ठीक है। अगर हम देखें कि यहां पर मान लेते हैं कि स्मॉल बी की 2 कंडीशन है, दैट मींस इट इज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो ऐसे में यू वुड हैव सीन कि जो सीड का शेप होता वो यहां पर राउंड ना होके रिंकल्ड होता। कैसा होता? रिंकल्ड। और यहां पर जो स्टार्च के ग्रेन का साइज है वो यहां पर स्मॉलर होता। इट वुड हैव बीन स्मॉलर। और अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती तो क्या एक्सपेक्टेशन आपकी होती? देखो आपको पता है अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है, डोमिनेंट ट्रेट यहां प्रेजेंट है, तो क्या होना चाहिए था? ऑब्वियसली यहां पर डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन होना चाहिए था। तो देखा भी यही जाता है कि यहां डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन एक इफेक्ट के अंडर तो हो रहा है, दैट मींस सीड शेप जो है वो यहां पर राउंड ही होगा, बिकॉज यहां पर वन ऑफ द डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक डोमिनेंट एलील के प्रेजेंट होने की वजह से ये राउंड तो बन रहा है। बट जो स्टार्च ग्रेन्स इस कंडीशन में यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे ओवर हियर, उनका साइज ना तो बहुत ज्यादा लार्ज होगा ना ही बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, बल्कि इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होगा। तो यहां पर आपको इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन साइज देखने को मिलेगा। तो अगर हम स्टार्च ग्रेन के एंगल से देखें, स्टार्च ग्रेन के साइज के एंगल से, तो ये जो पर्टिकुलर जीन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, बिकॉज यहां पर एक इंटरमीडिएट ट्रेट का एक्सप्रेशन हो रहा है। ओके, बट इन टर्म्स ऑफ सीड शेप वो यहां पर कंप्लीट डोमिनेंस ही शो कर रहा है। बट दूसरी जगह पर अपना दूसरा इफेक्ट जब वो स्टार्च के ग्रेन के साइज पे डाल रहा है तो वो एक इंटरमीडिएट इफेक्ट शो कर रहा है, एंड दिस could be an example of incomplete dominance. So I hope the entire concept of incomplete dominance is super clear. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और फिनोमिना जो कि डेविएट करती है फ्रॉम द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस क्या है बच्चों, उसको हम समझें उससे पहले जल्दी से रिकॉल करते हैं पिछली फिनोमिना को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, जहां पर क्या देखने को मिला कि जो F1 हाइब्रिड है या फिर F1 जनरेशन है उसमें किसी भी पैरेंटल ट्रेट का कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं हुआ, राइट। ना तो रेड का हुआ था ना ही व्हाइट का हुआ था, और एक इंटरमीडिएट आपको ट्रेट का फॉर्मेशन नजर आया था, दैट वाज पिंक, ठीक है, जो कि डेविएट कर रहा है फ्रॉम द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था कि F1 जनरेशन में दोनों पैरेंटल ट्रेट में से किसी एक का कंप्लीट एक्सप्रेशन देखने को मिलता था, बट वो तो वहां नहीं हुआ। सिमिलरली कोडोमिनेंस में जो आपको डेविएशन देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से है कि कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन जो है वो किसी एक पैरेंटल ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं करती है बल्कि दोनों को ही एक्सप्रेस कर देती है। ओके, तो अगेन ये भी तो डेविएशन हुई हुआ। इसीलिए कोडोमिनेंस में क्या होने वाला है, यहां पर जो F1 जनरेशन होगी वो दोनों ही पैरेंटल ट्रेट्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगी। इसका मतलब इट विल रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, बिकॉज जो यहां पर जीन के एलील्स हैं वो इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे विदाउट बीइंग ब्लेंडेड, मतलब बिना ब्लेंडिंग किए, बिना एक इंटरमीडिएट फॉर्म किए वो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब
यहाँ पर एक से ज्यादा एलील इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पर दोनों ही एलील्स के जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हैं वो आपको एक्सप्रेस नजर आएंगे। इसीलिए को डोमिनेंस की फिनोमिना देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही ट्रेट जो हैं वो इक्वली डोमिनेट कर रहे हैं, को डोमिनेट कर रहे हैं टुगेदर। फाइन, ओके। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज सीन इन द इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस होता है ना, वो यहाँ पर को डोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है। अब देखो, ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है वो आपको एक जीन, जिसको कि हम आई जीन बुलाते हैं, वो कंट्रोल करता है। तो देखो, आई जीन के आपको ना 2 से ज्यादा एलील्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, यहां पर आपको 3 एलील्स मिलते हैं यूजुअली। वन इज आई ए, देन वी हैव इज आई बी एंड द अदर वन इज स्मॉल आई। तो जब किसी भी कैरेक्टर के या फिर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को 2 से ज्यादा एलील्स कंट्रोल करते हैं, इनको हम एग्जाम्पल मानते हैं ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। तो ये फिनोमेना शो करते हैं ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। मतलब एक से ज्यादा या फिर 2 से ज्यादा अगर एलील प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है, तो ये 3 एलील्स जो हैं वो एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में तो मैक्स टू मैक्स 2 ही कॉपीज हो सकती है ना इनमें से किसी एलील की, क्योंकि हमारे पास डिप्लॉइड कंडीशन है, हम 3 तो बेयर नहीं कर सकते हैं। तो भाई डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो डिटर्मिन होता है। बट उससे पहले लेट मी टेल यू कि यहाँ पर कौन कौन से एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं, कौन से रिसेसिव हैं और कौन से यहाँ पर को डोमिनेंट है। तो देखो, अगर मैं बात करूं इन 2 एलील्स की, देखो हम कंपेयर करने जा रहे हैं सारे को। तो अगर मैं बात करूं एलील आई ए की, तो आई ए जो एलील है इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ठीक है, मतलब आई ए डोमिनेंट है और स्मॉल आई रिसेसिव है। इतनी बात क्लियर? ओके। अगर हम बात करें एलील आई बी की, तो ये भी डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आई। ठीक है, बट अगर हम बात करें आई ए और आई बी की, तो ये दोनों जो एलील्स हैं इनमें से कोई डोमिनेंट या कोई रिसेसिव नहीं है, दे आर इक्वली डोमिनेंट। इसका मतलब दे आर को डोमिनेंट। तो जब भी ये एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली इक्वली एक्सप्रेस करेंगे और फॉर्म करेंगे द ब्लड ग्रुप ए बी। तो आइए इस एंटायर फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, यहां पर आपको कुछ जीनोटाइप दे रखे हैं। ठीक है, और जीनोटाइप्स जो हैं उनका एक्सप्रेशन जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म करेगा। ओके, और उसकी वजह से आपको यहां पर ब्लड ग्रुप डिटर्मिन होता हुआ नजर आएगा। तो अगर जीनोटाइप देखो कुछ इस तरीके से है, दैट इज आई ए, दैट मींस यहां पर दोनों ही आई ए एलील्स प्रेजेंट है, डोमिनेंट वाले। तो क्या होगा, एक्सप्रेशन डेफिनेटली ए ब्लड ग्रुप का ही होगा, या फिर हो सकता है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो जहां पर आई ए के साथ स्मॉल आई प्रेजेंट है। और आपको पता है स्मॉल आई तो रिसेसिव है, इसका मतलब एक्सप्रेस कौन करेगा, आई ए। इसका मतलब यहां पर जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज गोइंग टू बी ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहां पर ए टाइप के एंटीजेंस जो हैं वो अटैच्ड होंगे टू दी आरबीसीज। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, देन वी सी द नेक्स्ट कंडीशन जहां पर आई बी हो सकता है। अब आई बी एक साथ प्रेजेंट हो सकता है होमोजाइगस कंडीशन में या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में। इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट अलोंग विद द रिसेसिव आई एलील। अब ऐसे में भी आप जानते हो जो एक्सप्रेशन होगा वो सिर्फ डोमिनेंट एलील का होगा, दैट इज गोइंग टू बी द आई बी एलील। और जो ब्लड ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी द बी ब्लड ग्रुप, बिकॉज यहां पर आरबीसी पे बी वाले एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, द सर्कल वंस। ठीक है, अब देखो अगर साथ में प्रेजेंट है आई ए आई बी, यानी कि वो दो एलील्स जो कि को डोमिनेंट हैं टुगेदर अगर प्रेजेंट हो तो इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होगा, यहां पर दोनों ही टाइप के आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन नजर आएगा ना, दोनों ही एंटीजेंस बनेंगे। एंटीजन ए भी बनेगा जो कि आपको यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हो रहा था, और एंटीजन बी भी बनेगा जो कि यहाँ पर सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा था। तो रेड ब्लड सेल्स पे एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है, मतलब ब्लड ग्रुप जो एक्सप्रेस होगा दैट इज गोइंग टू बी ए बी। फाइन। और चौथा जो कॉम्बिनेशन है दैट इज स्मॉल आई। अब स्मॉल आई मतलब रिसेसिव है, मतलब यहाँ पर कोई भी एलील जो है वो एक्सप्रेस करेगा तो, लेकिन वो कोई भी यहाँ पर एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा ओवर द आरबीसीज, मतलब द ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, बट यहां पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन सेट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस।
ठीक है। सो आई होप द एंटायर फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस एंड द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज वेरी क्लियर। तो बच्चों दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम फर्दर टॉपिक्स को डील करेंगे। सो अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।